नमस्कार। स्वागत है आपका आराधना चैनल पे। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि सुधा ब्याह करके अपने ससुराल चली जाती है और इधर डॉक्टर शुक्ला बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। विंती जो गांव से इतनी मोटी ताजी आई थी, रो रो कर वह भी बहुत दुबली हो गई है। और चंदर ब्याह के बाद से डॉक्टर शुक्ला के घर ही नहीं जाता। एक हफ्ते तक उसे होश ही नहीं रहता। वह सुधा, डॉक्टर शुक्ला, विंती, पम्मी सभी को भूल सा गया था। एक हफ्ते बाद जब उसकी तबीयत ठीक होती है तो वो सुधा के घर जाता है। वह घर जहाँ सुधा की शरारत और खिलखिलाहट गूंजती रहती थी, आज वहाँ भयंकर सन्नाटा है। वह सन्नाटा देखकर, वह घर देखकर चंदर की रूह कांप जाती थी। विंती से बात करने पर उसे पता चला कि सुधा का उसके लिए एक खत आया है, जिसे पढ़कर वह विंती से छिपकर रोने लगता है। अब आगे इस तरह दिन कटने लगते हैं, लेकिन चंदर के दिन कैसे कट रहे थे ये वही जानता था। लेकिन अकबर के महल में जलते हुए दीपक को देखकर अगर किसी ने जाड़े की रात जमुना के घुटनों घुटनों पानी में खड़े होकर काट दी, तो चंदर अगर सुधा के प्यारे प्यारे खतों के सहारे समय काट रहा था तो कोई ताज्जुब नहीं। अपने अध्ययन में प्रौढ़, अपने विचारों में उदार होने के बावजूद चंदर अपने स्वभाव में बच्चा था, जिससे जिंदगी कुछ भी करवा सकती थी, बशर्ते जिंदगी को यह आता हो कि इस भोले भाले बच्चे को कैसे बहलावा दिया जाए। बहलावे के लिए मुस्कानें ही जरूरी नहीं होती, शायद आंसुओं से भी मन जल्दी बहल जाता है। विंती के आंसुओं में चंदर सुधा की तस्वीर देखता था और वह बहल जाता था। वह रोज शाम को आता और विंती से सुधा की बातें करता, जाने कितनी बातें, जाने कैसी बातें, और विंती के माध्यम से सुधा में डूबकर चला आता था। चूंकि सुधा के बिना उसका दिन कटना मुश्किल था, एक क्षण कटना मुश्किल था, इसलिए विंती उसकी एक ज़रूरत बन गई थी। वह जब तक विंती से सुधा की बात नहीं कर लेता, तब तक जैसे वह बेचैन रहता, तब तक उसकी किसी काम में तबीयत नहीं लगती। जब तक सुधा सामने रही, कभी भी उसे ये मालूम नहीं हुआ कि सुधा का क्या महत्व है उसकी ज़िंदगी में। आज जब सुधा दूर थी तो उसने देखा कि सुधा उसकी सांसों से भी ज़्यादा आवश्यक थी उसकी ज़िंदगी के लिए। लगता था वह एक क्षण सुधा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सुधा के अभाव में विंती के माध्यम से वह सुधा को ढूंढता था, और जैसे सूरज की डूब जाने पर चांद सूरज की रोशनी उधार लेकर रात को उजाला कर देता है, उसी तरह विंती सुधा की याद से चंदर के प्राणों पर उजाला बिखेरती रही। चंदर विंती को इस तरह अपनी सांसों की छाह में दुबकाए रहा जैसे विंती सुधा का स्पर्श हो, सुधा का प्यार हो। विंती भी चंदर के माथे पर उदासी के बादल देखते ही तड़प उठती थी, लेकिन फिर भी चंदर को हंसा नहीं पाई। चंदर का पुराना उल्लास लौटा नहीं। सांप का काटा हुआ जैसे लहरें लेता है, वैसे ही चंदर की नसों में फैला हुआ उदासी का जहर रह रहकर चंदर को झंझोड़ देता था। उन दिनों 2-2, 3-3 दिन तक चंदर कुछ नहीं करता था, विंती के पास भी नहीं जाता था, विंती के आंसुओं की भी परवाह नहीं करता था, खाना नहीं खाता था और अपने को जितनी तकलीफ हो सकती थी देता था। फिर भी जो ही सुधा का कोई खत आता था वह उसे चूम लेता और फिर स्वस्थ हो जाता था। विंती चाहे जितना करे, लेकिन चंदर की इन भयंकर उदासी की लहरों को चंदर से छीन नहीं पाई थी। चांद कितनी कोशिश क्यों न करे, वह रात को दिन नहीं बना सकता। लेकिन आदमी हंसता है, दुख दर्द सभी में आदमी हंसता है। जैसे हंसते हंसते आदमी की प्रसन्नता थक जाती है, वैसे ही कभी कभी रोते रोते आदमी की उदासी भी थक जाती है और आदमी करवट बदलता है ताकि हंसी की छाह में कुछ विश्राम कर फिर वह आंसू की कड़ी धूप में चल सके। ऐसी ही एक सुबह थी जबकि चंदर की उदास मन में आ रहा था कि वह थोड़ी देर हंस भी ले। बातें यूं हुई थी कि उसे एक शैली की कविता बहुत पसंद आई थी, जिसमें शैली ने भारतीय मलेज को संबोधित किया है। उसने अपना शैली कीट्स का ग्रंथ उठाया और उसे खोला तो वहीं आम के अचार के दाग सामने पड़ गए जो सुधा ने शरारतन डाल दिए थे। बस शैली की कविता तो भूल गया और उसे याद आ गई आम की फाक और सुधा की शरारत से भरी शोक आंखें। फिर तो एक के बाद दूसरी शरारत प्राणों में उठ उठकर चंदर की नसों को गुदगुदाने लगी।
और चंदर उस दिन जाने क्यों हंसने के लिए व्याकुल हो उठा। उसे ऐसा लगा जैसे सुधा की यह दूरी, ये अलगाव सभी कुछ झूठ है। सच तो वे सुनहले दिन थे जो सुधा की शरारतों से मुस्कुराते थे, सुधा के दुलार से जगमगाते थे। और कुछ भी हो जाए, सुधा उसके जीवन का एक ऐसा अमर सत्य है जो कभी भी डगमगा नहीं सकता। अगर वह उदास होता है, वो दुखी होता है, तो वह गलत है। वह अपने ही आदर्शों को झूठा बना रहा है, अपने ही सपनों का अपमान कर रहा है। और उसी दिन सुधा का खत भी आया, जिसमें सुधा ने साफ साफ तो नहीं पर इशारे से लिखा था कि वह चंदर के भरोसे ही किसी तरह दिन काट रही थी। उसने सुधा को एक पत्र लिखा जिसमें वही शरारत, वही खिजाने की बातें थी जो हमेशा सुधा से करता था, लेकिन जिसे वह पिछले 3 महीने में भूल गया था। उसके बाद वह बिंती के यहाँ गया। बिंती अपनी धोती में क्रोशिया की बेल टाक रही थी। ले गिलहरी, तेरी दीदी का खत, लाओ मिठाई खिलाओ। हम काहे खिलाएं? आप खिलाइए जो आज खिले पड़े हैं, बिंती बोली। हम क्यों खिलाएंगे? यहाँ तो सुधा का नाम सुनते ही तबीयत उड़ जाती है। अरे चलिए, आपका घर मेरा देखा है, मुझसे नहीं बन सकते आप, बिंती ने मुंह चढ़ाकर कहा। आज बड़े खुश हैं? हाँ बिंती। एक गहरी सांस लेकर चंदर चुप हो गया। कभी कभी उदासी भी थक जाती है और मुंह झुकाकर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? बिंती ने चंदर की बाह में सुई चुभो दी। चंदर चौंक उठा। हमारी शक्ल देखते ही आपके चेहरे पर मुहर्रम छा जाता है? अजी नहीं, आपका मुखमंडल देखकर तो आकाश में चंद्रमा भी लज्जित हो जाता होगा, श्रीमती बिंती विदुषी, चंदर ने हंसकर कहा। आज चंदर बहुत खुश था। बिंती लजा गई और फिर उसके गालों में फूल के कटोरे खिल गए और उसने चंदर के कंधे से फिर सुई चुभो कर कहा, आपको एक बड़े मजे की बात बतानी है आज। क्या? फिर हंसिएगा मत और चिढ़ाइएगा नहीं, बिंती बोली। कुछ तेरे ब्याह की बात होगी, चंदर ने कहा। ब्याह की नहीं, प्रेम की, बिंती ने हंस कर कहा और झेप गई। अच्छा, गिलहरी को यार हो कब से? चंदर ने हंस कर पूछा। अपनी माँ जी की शक्ल देखी है ना, काट कर कुएं में फेंक देंगी तुझे। अब क्या करे, कोई सिर पर प्रेम मढ़ ही दे तो, बिंती ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। वो थी बड़ी खुले स्वभाव की लड़की। आखिर कौन अभागा है वह, जरा नाम तो सुने, चंदर बोला। हमारी महाकवि मास्टर साहब, बिंती ने हंस कर कहा। अच्छा, ये कब से? पहले तो कभी नहीं बताया, अब तो जाकर हमें मालूम हुआ। पहले सोचा दीदी को लिखते हैं, फिर वहां जाने किसके हाथ चिट्ठी पड़े तो सोचा तुम्हें बता दें। हुआ क्या आखिर, चंदर ने पूछा। बात यह हुई कि पहले तो हम दीदी के साथ पढ़ते थे, तब तो मास्टर साहब कुछ नहीं बोलते थे। इधर जब से हम अकेले पढ़ने लगे, तब से कविताएं समझाने के बहाने दुनिया भर की बातें करते रहे। एक बार स्कंदगुप्त पढ़ाते पढ़ाते बड़ी ठंडी सांस लेकर बोले, काश कि आप भी देव सेना बन सकती। बड़ा गुस्सा आया मुझे, मन में आया कह दूं कि मैं तो देव सेना बन जाती, लेकिन आप अपना कवि सम्मेलन का पेशा छोड़कर स्कंदगुप्त कैसे बन पाएंगे। लेकिन फिर मैंने कुछ कहा नहीं, दीदी से सब बात कह दी। दीदी तो हैं ही लापरवाह, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। और मास्टर साहब वैसे अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छा हैं, लेकिन यह फितूर जाने कैसे उनके दिमाग पर चढ़ गया। बिंती बड़े सहज स्वभाव से बोली। लेकिन इधर क्या हुआ, चंदर ने पूछा। अभी कल आए, एक हाथ में उनके एक मोटी सी कॉपी थी, दे गए तो देखा वह उनकी कविताओं का संग्रह है और उनका नाम उन्होंने रखा है विंती। अभी आते होंगे, क्या करे कुछ समझ नहीं आता। अभी तक दीदी के भरोसे हमने सब छोड़ दिया था, वह पता नहीं कब तक आएंगी। अच्छा लाओ, वह संग्रह हमें दे दो, चंदर ने कहा, और विसरिया से कह देना वह चंदर के हाथ पड़ गया। फिर कल सुबह तुम्हें मजा दिखाएंगे। लेकिन हाँ, ये पहले बता दो कि तुम्हारा तो कुछ झुकाव नहीं है उधर, वरना बाद में हमें कोसो, चंदर ने छेड़ते हुए कहा। अरे हाँ, मुसलमान भी हो तो बहना के संग, कवियों से प्यार लगाकर कौन बवालत पाले, बिंती ने झेपते हुए कहा। दूसरे दिन सुबह पहुंचा तो विसरिया साहब पढ़ा रहे थे। विसरिया की शक्ल पर कुछ मायूसी, कुछ परेशानी, कुछ चिंता थी। उसको विंती ने बता दिया कि संग्रह चंदर के पास पहुंच गया है।
चंदर को देखते ही वह बोला, अरे कपूर, क्या हाल है? और उसके बाद अपने को निर्देश बताने के लिए फौरन बोला, कहो, हमारा संग्रह देखा है? हाँ, देखा है। आप ज़रा इन्हें पढ़ा लीजिए, आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। चंदर ने इतने कठोर स्वर में कहा कि विसरिया के दिल की धड़कनें डूबने सी लगीं। वह कांपती हुई आवाज़ में बहुत मुश्किल से अपने को संभालते हुए बोला, कैसी बातें कपूर, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। कपूर एक उपेक्षा की हंसी हंसा और चला गया। डॉक्टर साहब पूजा करके उठे थे। दोनों में बातें होती रहीं। उनसे मालूम हुआ कि अगले महीने में संभवतः चंदर की नियुक्ति हो जाएगी और 3 दिन बाद डॉक्टर साहब खुद सुधा को लाने के लिए शाहजहांपुर जाएंगे। उन्होंने बुआ जी को पत्र लिखा है कि यदि वह आ जाएं तो अच्छा है, वरना चंदर को 2-3 दिन बाद यही रहना पड़ेगा क्योंकि विंती अकेली है। चंदर की बात दूसरी है, लेकिन और लोगों के भरोसे डॉक्टर साहब विंती को अकेले नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर साहब चंदर पर जितना विश्वास करते थे, सुधा चंदर पर जितना विश्वास करती थी और इधर विंती उस पर जितना विश्वास करने लगी थी, उसके कारण चंदर के चरित्र में इतनी दृढ़ता आ गई थी कि वह फौलाद बन गया था। ऐसे अवसरों पर जब मनुष्य को गंभीरतम उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, तब स्वभावतः आदमी के चरित्र में एक विचित्र सा निखार आ जाता है। यह निखार चंदर के चरित्र में बहुत उभर कर आया था और यहाँ तक कि बुआ जी अपनी लड़की पर अविश्वास कर सकती थी, वह भी चंदर को देवता ही मानती थी। विंती पर और चाहे जो बंधन हो, लेकिन चंदर के हाथ में विंती को छोड़कर वे निश्चिंत थी। डॉक्टर साहब और चंदर बैठे ही बातें कर रहे थे कि विंती ने आकर कहा, चलिए, मास्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। चंदर उठ खड़ा हुआ। रास्ते में विंती बोली, हमसे बहुत नाराज हैं, कहते हैं तुम्हें हम ऐसा नहीं समझते थे। चंदर कुछ नहीं बोला, जाकर विसरिया के सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम जाओ विंती। विंती चली गई तो चंदर ने बहुत गंभीर स्वरों में कहा, विसरिया साहब, आपका संग्रह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक शंका है, ये विंती नाम के क्या माने हैं? विसरिया ने अपने गले की टाई ठीक की। वह गर्मी में भी टाई लगाता था और दिन में नाइट कैप पहनता था। टाई ठीक कर खखार कर बोला, मैं भी यही समझता था कि आपको ये गलतफहमी होगी, लेकिन वास्तविक बात यह है कि मुझे मध्यकाल की कविता बहुत पसंद है, खास तौर में उसमें विंती, जिसका शब्द प्रार्थना है, शब्द बड़ा मधुर है। मैंने यह संग्रह तो बहुत पहले तैयार किया था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैं विंती से मिला। मैंने उनसे कहा कि यह संग्रह भी विंती नाम का है और फिर मैंने उन्हें लाकर दिखला दिया। चंदर मुस्कुराया और मन ही मन कहा, है विसरिया बहुत चालाक, लेकिन खैर मैं हार नहीं मान सकता, और बहुत गंभीर होकर बैठ गया। तो ये संग्रह इस लड़की के नाम पर नहीं है? बिल्कुल नहीं। और विंती के लिए आपके मन में कहीं कोई आकर्षण तो नहीं? बिल्कुल नहीं। छी, आप मुझे क्या समझते हैं? विसरिया बोला। छी, मैं भी कैसा आदमी हूँ, माफ़ करना विसरिया, मैंने व्यर्थ में शक किया। विसरिया यह नहीं जानता था कि यह दाव इतना सफल होगा। वह खुशी से फूल उठा। सहसा चंदर ने एक गहरी सांस ली। क्या बात है चंदर बाबू? विसरिया ने पूछा। कुछ नहीं विसरिया, आज तक मुझे तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी भावना, तुम्हारी कला पर विश्वास था, आज से उठ गया। क्यों? क्यों क्या? अगर विंती जैसी लड़की के साथ रहकर भी तुम उसके आंतरिक सौंदर्य से अपनी कला को अभिसिंचित न कर सके, तो तुम्हारे मन में कलात्मकता है, ये मैं विश्वास नहीं कर पाता। तुम जानते हो, मैं पुराने विचारों का संकीर्ण बड़ा बुजुर्ग तो हूँ नहीं। मैं भी भावनाओं को समझता हूँ। मैं सौंदर्य, पूजा या प्यार को पाप नहीं समझता। और मुझे तो बहुत खुशी होती है ये जानकर कि तुमने ये कविताएं विंती पर लिखी हैं, उसकी प्रेरणा से लिखी हैं। ये मत समझना कि मुझे इससे ज़रा भी बुरा लगता। ये तो कला का सत्य है। पाश्चात्य देशों में तो लोग हर कवि को प्रेरणा देने वाली लड़कियों की खोज में वर्षों बिता देते हैं। उसकी कविता से ज़्यादा महत्व उसकी कविता के पीछे रहने वाले व्यक्तित्व को देते हैं। हिंदुस्तान में तो पता नहीं क्यों हम नारी को इतना महत्वहीन समझते हैं, या डरते हैं,
या हम में इतना नैतिक साहस नहीं है। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रतिभा किसी हालत में मुझे विदेश के किसी कवि से कम नहीं लगती। मैंने सोचा था जब तुम अपनी कविताओं के प्रेरणात्मक व्यक्तित्व का नाम घोषित करोगे तो सारी दुनिया विनती को और हमारे परिवार को जान जाएगी। लेकिन खैर, मैंने गलत समझा था कि विनती तुम्हारी प्रेरणा बिंदु थी। और चंदर चुपचाप गंभीरता से विसरिया के संग्रह के पृष्ठ उलटने लगा। विसरिया के मन में कितनी उथल पुथल मची हुई थी। चंदर का मन इतना विशाल है ये उसे कभी नहीं मालूम था। यहाँ तो कुछ छिपाने की जरूरत ही नहीं। और जब चंदर इतनी स्पष्ट बातें कर रहा है तो विसरिया क्यों छिपाए? कपूर, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं कह नहीं सकता कि विनती जी मेरे लिए क्या है। शेक्सपियर की मिरांडा, प्रसाद की देवसेना, दाते की बेअत्रिस, कीट्स की फैनी और सूर की राधा से बढ़कर माधुर्य अगर मुझे कहीं मिला है तो विनती में। इतना डूब गया मैं विनती में कि एक कविता भी नहीं लिख पाया। मेरा संग्रह छपने जा रहा था तो सोचा कि इसका नाम ही क्यों ना विनती रखूं। चंदन ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। दरवाजे के पास छिपी खड़ी हुई विनती खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंदर बोला, नाम तो विनती बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन सिर्फ एक बात है, मेरे जैसे विचार के लोग सभी नहीं होते। अगर घर के और लोगों को यह मालूम हो गया, मसलन डॉक्टर साहब को, तो वह न जाने क्या कर डालेंगे। इन लोगों को कविता और उसकी प्रेरणा का महत्व ही नहीं मालूम। उस हालत में अगर आपकी बहुत बेइज्जती हुई तो ना हम कुछ बोल पाएंगे ना विनती। डॉक्टर साहब पुलिस को सौंप दे, यह अच्छा नहीं लगता। वैसे मेरी राय है कि तुम विनती ही नाम रखो, बड़ा नया नाम है। लेकिन ये समझ लो कि डॉक्टर साहब बहुत सख्त है इस मामले में। विसरिया की समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। थोड़ी देर तक सिर खुजलाता रहा, फिर बोला, क्या राय है कपूर तुम्हारी? अगर मैं कोई दूसरा नाम रखूं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा और सुरक्षित रहेगा। अभी अगर तुम बदनाम हो गए तो आगे तुम्हारी उन्नति के सभी मार्ग बंद हो जाएंगे। आदमी प्रेम करे मगर जरा सोच समझ कर। मैं तो इस पक्ष में हूँ। भावना को कोई नहीं समझता इस दुनिया में, कोई नहीं समझता। हम कलाकारों की कितनी मुसीबत है। एक गहरी सांस लेकर विसरिया बोला, लेकिन खैर, अच्छा तो कपूर, क्या राय है तुम्हारी? मैं क्या नाम रखूं इसका? चंदर गंभीरता से सिर झुकाए थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारी कविताओं में बहुत रस है। कैसा रहेगा अगर तुम इसका नाम गडेरिया रखो? क्या? विसरिया ताज्जुब से बोला, हाँ, गडेरिया। मेरा मतलब है गन्ने की गडेरिया। दरवाजे के पीछे विनती से ना रहा गया तो खिलखिलाकर हंस पड़ी और सामने आ गई। चंदर भी अट्टहास कर पड़ा। विसरिया क्षण भर आंख फाड़े दोनों की ओर देखता रहा। उसके बाद वह ज्यों ही मजाक समझा, उसका चेहरा लाल हो गया। हैट उठाकर बोला, अच्छा, आप लोग मजाक बना रहे थे मेरा? कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। मिस्टर कपूर, आप अपने को क्या समझते हैं? वह चल दिया। अरे सुनो विसरिया, चंदर ने पुकारा। वह हंसी रोक नहीं पा रहा था। विसरिया मुड़कर बोला, कल से मैं पढ़ाने नहीं आ सकता। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसने विनती से कहा। तो मुंह फेर कर पढ़ा दीजिएगा, चंदर बोला। विनती फिर हंस पड़ी। विसरिया ने मुड़कर बड़े गुस्से से देखा और पैर पटकते हुए चला गया। बेचारे कवि, कलाकार आज की दुनिया में प्यार भी नहीं कर पाते, चंदर ने कहा और दोनों की हंसी बहुत देर तक गूंजती रही। अब मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में। आगे सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल आराधना के साथ। कमेंट करिए हमें उन किताबों के नाम जो आप सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।